हेलो दोस्तों, आई एजुकेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लेकर आए हैं आपके लिए प्राचीन भारत के प्रमुख स्रोतों पर बनी वीडियो, जो कि बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो को। ऐतिहासिक स्रोत मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शंस हैं 3 प्रकार, 2 प्रकार, 4 या फिर 5 प्रकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि बी, 2 प्रकार। ऐतिहासिक स्रोत मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आता है? ऑप्शंस हैं उपनिषद, अभिलेख और मुद्राएं, बौद्ध ग्रंथ, अरण्यक। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अभिलेख और मुद्राएं पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, वेदों यानी संहिता की कुल संख्या कितनी है? ऑप्शंस हैं 6, 2, 4 या फिर 108। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेद 4 प्रकार के होते हैं। पहला है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हेरोडोटस, मेगास्थनीज, टॉलमी या फिर प्लिनी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 5, प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका के लेखक कौन थे? ऑप्शन है डाइमिकस, अल्बरूनी, मेगास्थनीज या फिर फाहियान। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से राइट हो जाएगा सी, मेगास्थनीज। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी लेखक यात्री भारत आया था? ऑप्शन है हेरोडोटस, वेनसोंग, प्लिनी या फिर अल्बरूनी। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, वेनसोंग। इनमें से ये वेनसोंग ही चीनी लेखक है जो कि हमारे भारत में आया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, तहकीके हिंद यानी किताबुल हिंद पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है अल्बरूनी, सुलेमान, तारानाथ या फिर इब्न बतूता। हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसका सही जवाब है अल्बरूनी। तहकीके हिंद के प्रसिद्ध ये पुस्तक है, इसके लेखक हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, नेचुरल हिस्टोरिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कोई ऑप्शंस हैं टॉलमी, प्लिनी, टेसियस या फिर डायनोसियस। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, प्लिनी। नेचुरल हिस्टोरिका पुस्तक के लेखक का नाम है प्लिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत किन्हें शामिल किया जाता है? ऑप्शंस हैं रामायण एवं महाभारत, वेद, ब्राह्मण, आर्यक एवं उपनिषद, केवल स्मृति एवं पुराण या फिर बौद्ध एवं जैन साहित्य। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। सही जवाब है वेद, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद, ये श्रुति ग्रंथ के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, देशीय स्रोतों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देशी स्रोतों को मुख्य रूप से 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला है क्या? पहला है धार्मिक और दूसरा है लौकिक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 11, ऋग्वेद की रचना मुख्यतः किस क्षेत्र में हुई थी? ऑप्शन है मध्य देश, सप्त सांधव क्षेत्र, मगध क्षेत्र या फिर ब्रह्म ऋषि देश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कि ऋग्वेद रचना मुख्यतः सप्त सांधव क्षेत्र में इनकी रचना हुई थी ऋग्वेद की। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12, ऋग्वेद में कुल मंडलों, सूक्तों एवं बाल खिल्य सूक्तों की संख्या का सही युग्म कौन सा है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन्हें आप अच्छे से देख लीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या होगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं, दोनों को मिलाकर 1017 प्लस 11, ये क्या है? बाल खिल्य हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 13, ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में रची गई प्रार्थनाओं में मुख्य रूप से किन देवताओं का उल्लेख मिलता है? ऑप्शंस हैं अग्नि, सूर्य, इंद्र, वरुण, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, राम, कृष्ण, शिव, यम, कुबेर, वायु। सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि, सूर्य, इंद्र और वरुण को ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति में रची गई प्रार्थनाओं में मुख्य रूप से इन देवताओं का उल्लेख मिलता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर
14। ऋग्वेद के किस मंडल में सर्वप्रथम 4 वर्णों यानी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है? ऑप्शन है 23वें मंडल में, 7वें मंडल में, 9वें मंडल में या फिर 10वें मंडल में। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन चारों वर्णों का उल्लेख पुरुष सूक्त के 10वें मंडल में मिलता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 15। प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है तथा यह किस देवता को समर्पित है? ऑप्शन है आपके सामने, जल्दी से बताइए कि यहाँ से कौन सा जवाब हमारा सही हो जाएगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। गायत्री मंत्र का उल्लेख 23वें मंडल में सूर्य और सविता यानी सविता की स्तुति में मिलता है। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। देखते हैं क्या है अगला सवाल। 16। यजुर्वेद के संबंध में यजु शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? ऑप्शन है गायन, यज्ञ, पवित्र जादू या फिर ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यजुर्वेद के संबंध में यजु शब्द का अर्थ होता है यज्ञ। सवाल नंबर 17। यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ करने वाले ब्राह्मणों पुरोहितों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है होत्री, उदाता, अधर्वयु या फिर ब्रह्मा। यहां से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, अधर्वयु। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा वेद गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में रचा गया है? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। यजुर्वेद को गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों में रचा गया है। सवाल नंबर 19। यजुर्वेद को किन दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है? ऊपर था कि किन दो शैलियों में लिखा गया है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यहाँ पर पूछ रहा है कि इसे किन दो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन है कृष्ण यजुर्वेद गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद पद्य, पूर्वार्चिक तथा उत्तरार्चिक, कौशितकी तथा ऐत्रेय या फिर शौनक तथा पिपलाद। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि इसे दो जो प्रमुख भागों में विभाजित किया गया, एक को कहते हैं कृष्ण यजुर्वेद यानी गद्य तथा शुक्ल यजुर्वेद यानी पद्य। अगला सवाल है, भारतीय संगीत का प्राथमिक स्रोत किस वेद को माना जाता है? ऑप्शन है अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, सामवेद। यहाँ पर हमें संगीत का प्राथमिक स्रोत देखने को मिलता है। ऑप्शन अगला सवाल है सवाल नंबर 21। सामवेद का शाब्दिक अर्थ गीति है। इसके पुरोहित को क्या कहा जाता था? अधर्वयु, दाता, त्रात्विक या फिर गोपद। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उद्वाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में रोग निवारण, राजभक्ति, विवाह, प्रणय गीत, अंधविश्वास एवं वशीकरण आदि विषयों का विवरण मिलता है? ऑप्शन है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या फिर अथर्ववेद। तो यहां से हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, अथर्ववेद। अगला सवाल है सवाल नंबर 23। अथर्ववेद में राजा परीक्षित को किस क्षेत्र का राजा कहा गया है? ऑप्शन है कुरुओं का राजा, पांचालों का राजा, मगध का राजा या फिर अंग का राजा। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अथर्ववेद में राजा यानी परीक्षित को जिस क्षेत्र का राजा कहा गया है वो है कुरुओं का राजा। अगला सवाल है, ऋग्वेद का उपवेद यानी आयुर्वेद है। अगला सवाल है, ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है। इसके प्रणेता किसे माना जाता है? ऑप्शन है विश्वामित्र, धन्वंतरी, भरत मुनि या फिर विश्वकर्मा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, धन्वंतरी। ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद है, इसके प्रणेता माने जाते हैं धन्वंतरी। अगला सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर 25। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध किस विषय से है? ऑप्शन है चिकित्सा शास्त्र, युद्ध कला, संगीत एवं कला या फिर भवन निर्माण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, युद्ध कला। यजुर्वेद के उपवेद धनुर्वेद का संबंध है युद्ध कला से। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सामवेद के उपवेद यानी गांधर्व वेद के रचयिता प्रणेता कौन है? ऑप्शन है धन्वंतरी, भरत मुनि, विश्वामित्र या फिर लोमहर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा इसका, भरत मुनि सामवेद के उपवेद गांधर्व वेद के रचयिता माने जाते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 27। अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद के प्रणेता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है विश्वकर्मा, चरक, लगध मुनि या फिर उग्रश्रवा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, अथर्ववेद के उपवेद शिल्प वेद के प्रणेता हैं विश्वकर्मा। अगला सवाल है, प्रत्येक वेद की गद्य रचनाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ या फिर वेदांग। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा,
प्रत्येक वेद की गद्य रचनाओं को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अगला सवाल है, कौशितकी तथा ऐत्रेय कौशितकी तथा ऐत्रेय किस वेद के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ऑप्शन है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या फिर अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये दोनों प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं ऋग्वेद के। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 30। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं? ऑप्शन है पंचविश व जैमिनीय, तैत्रीय व शतपथ, कौशितकी व ऐत्रेय या फिर गोपथ ब्राह्मण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, तैत्रीय व शतपथ। अगला सवाल है, सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शंस गोपथ, शतपथ, पंचविश व जैमिनीय या फिर ऐत्रेय। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, पंचविश व जैमिनीय को सामवेद का प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। अगला सवाल है, गोपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? ऑप्शंस हैं अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, गोपथ ब्राह्मण का संबंध अथर्ववेद से है। दूसरा सवाल है, अगला सवाल है आरण्यक शब्द किस अगला सवाल है, आरण्यक शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है जिसका अर्थ जंगल या फिर वन होता है? ऑप्शन है अरण्य, अरण्यानी, आश्रम या फिर तपोवन। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए, अरण्य। अगला सवाल है, ज्ञान मार्ग एवं कर्म मार्ग के बीच सेतु पुल का कार्य करने वाले ग्रंथ कौन से हैं? ऑप्शन है सूक्त, आरण्यक, वेदांग या फिर पुराण। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इन दोनों के मध्य सेतु का कार्य करने वाला है आरण्यक। अगला सवाल है 35 क्वेश्चन नंबर, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी बताई गई है? 18, 108, 6 या फिर 4। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108। अगला सवाल है, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ऑप्शंस हैं एकांत में लिखना, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान सीखना, यज्ञ का संपादन करना या फिर मंत्रों का उच्चारण करना। ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठकर ज्ञान सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक साहित्य का अंतिम भाग होने के कारण उपनिषदों को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं वेदांत, वेदांग, आरण्यक या फिर सूत्र। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेदांत। है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? ऑप्शंस है कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंडकोपनिषद से भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 39, वेदों का सही अर्थ समझने एवं सूक्तियों के शुद्ध उच्चारण के लिए कितने वेदांगों की रचना की गई? ऑप्शंस हैं 4, 6, 12 या फिर 108। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इसके लिए 6 वेदांगों की रचना की गई। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु किस वेदांग की रचना हुई? ऑप्शन है शिक्षा, कल्प, व्याकरण या फिर निरुक्त। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि वैदिक वाक्यों के स्पष्ट उच्चारण हेतु शिक्षा वेदांग की रचना हुई। सवाल नंबर 41 देख लेते हैं, वैदिक कर्म कांडों को संपन्न कराने हेतु नियमों का प्रतिपादन किस वेदांग में है? ऑप्शन है शिक्षा, कल्प, छंद या फिर ज्योतिष। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए फिर से राइट हो जाएगा, शिक्षा। वैदिक कर्मकांडों को संपन्न कराने हेतु नियमों का प्रतिपादन शिक्षा वेदांग में है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ किस वेदांग को माना जाता है जो शब्दों की व्युत्पत्ति के नियम बताता है? ऑप्शन है व्याकरण, निरुक्त, छंद या फिर शिक्षा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, निरुक्त। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। वैदिक साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि का प्रयोग किस वेदांग के अंतर्गत होता है? ऑप्शन है छंद, कल्प, ज्योतिष या फिर व्याकरण। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, छंद वेदांग के अंतर्गत साहित्य में गायत्री, त्रिष्टुप, जगति, बृहति आदि का प्रयोग होता है। ज्योतिष शास्त्र के विकास को दर्शाने वाले प्राचीनतम आचार्य कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है पाणिनि, लगध मुनि, यास्क या फिर पतंजलि। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, लगध मुनि। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 45, यज्ञों के विद्वान के नियमों को संक्षेप में व्यवस्थित करने हेतु रचे गए सूत्र साहित्य के कुल कितने प्रकार हैं? ऑप्शन है 2, 4, 6 या फिर 8। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा कि यज्ञों के विद्वान के नियमों को संक्षेप में व्यवस्थित करने के हेतु रचे गए
यज्ञों के विद्वान के नियमों को संक्षेप में व्यवस्थित करने हेतु रचे गए सूत्र साहित्य के कुल 4 प्रकार हैं। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। कौन सा सूत्र ग्रंथ वैदिक अग्नि में किए जाने वाले यज्ञ यागादिक अनुष्ठानों से संबंधित है? ऑप्शन है ग्रह सूत्र, श्रौत सूत्र, धर्म सूत्र या फिर शुल्व सूत्र। यहाँ से ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, श्रौत सूत्र। क्वेश्चन नंबर 47, मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन, उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध आदि संस्कारों का विवरण किस सूत्र में है? ऑप्शन है ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र या फिर श्रौत सूत्र। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, ग्रह सूत्र में मनुष्य के लौकिक एवं पारलौकिक जीवन, उपनयन, विवाह तथा श्राद्ध का आदि संस्कारों का विवरण मिलता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों के कर्तव्यों, अधिकारों एवं कानूनों का विवेचन किस सूत्र में प्राप्त होता है? ऑप्शन है धर्म सूत्र, शुल्व सूत्र, गृह सूत्र या फिर श्रौत सूत्र। ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा, इनका विवरण धर्म सूत्र में मिलता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49, देखते हैं क्या कह रहा है। वेदी निर्माण की रीति का विशेष वर्णन करने के लिए कारण, प्राचीनता, ज्यामितीय महत्व किस सूत्र का है? ऑप्शन है शुल्व सूत्र, धर्म सूत्र, गृह सूत्र या फिर श्रौत सूत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ से राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, शुल्व सूत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथों को क्या कहा जाता है तथा इनकी कुल संख्या कितनी है? ऑप्शन है पुराण 18, उपनिषद 108, वेदांग 6 या फिर आरण्यक 7। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, पुराण। संख्या है 18। देखते हैं अगला सवाल 51, पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? ऑप्शन है महर्षि कृष्ण द्वैपायन व्यास, लोमहर्षि अथवा उनके पुत्र उग्रश्वा, विश्वामित्र व धवंतरी या फिर भरत मुनि व विश्वकर्मा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, पुराणों के रचयिता माना जाता है लोमहर्षि अथवा उनके पुत्र उग्रश्वा को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक पुराण कौन सा माना जाता है? ऑप्शंस हैं मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण या फिर भागवत पुराण। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, मत्स्य पुराण। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं क्या कह रहा है। मत्स्य पुराण में भगवान विष्णु के कितने अवतारों का उल्लेख प्राप्त होता है? ऑप्शंस हैं 8, 10, 12 या फिर 24। 53 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख प्राप्त होता है मत्स्य पुराण में। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। भारत के सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? ऑप्शन है महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास, महर्षि वाल्मीकि, लगध मुनि या फिर आचार्य चरक। यहाँ से ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, महर्षि कृष्ण द्वैपायन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है। ऋग्वेद की ऋचाओं के बारे में क्या सत्य है? इसमें कुल लगभग कितने मंत्र हैं? ऑप्शन है लगभग 10,600 मंत्र, लगभग 5,000 मंत्र, लगभग 20,000 मंत्र या फिर 1,000 मंत्र। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए, लगभग 10,600 मंत्र। चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 56। वेद शब्द का अर्थ क्या है जिससे आर्यों के आगमन व बसने की जानकारी हमें मिलती है? ऑप्शन से ज्ञान, पूजा, कर्म या फिर भक्ति। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा, ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ होता है ज्ञान और जिससे आर्यों के आगमन व बसने की हमें जानकारी भी मिलती है। चलते हैं अगले सवाल 57 की तरफ। ऋग्वेद का 9वां मंडल मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? ऑप्शंस देख लेते हैं, सोम देवता, वरुण देवता, अग्नि देवता या फिर इंद्र देवता। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए, ये समर्पित है नवा मंडल सोम देवता को। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। आरण्य ग्रंथों का मुख्य विषय क्या है? ऑप्शन है आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म पर दार्शनिक चिंतन, केवल यज्ञीय पशु बलि का विज्ञान, राज्य के सीमा विस्तार का विवरण या फिर औषधियों एवं जड़ी बूटियों का संग्रह। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, आरण्य ग्रंथों का मुख्य विषय है आत्मा, परमात्मा, जन्म, मृत्यु, पुनर्जन्म पर दार्शनिक चिंतन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 क्या है। वेदों का अंतिम भाग तथा सर्वोच्च उद्देश्य बतलाने वाले ग्रंथ कौन से हैं? ऑप्शंस देख लेते हैं, उपनिषद, वेदांत, कल्पसूत्र, ब्रह्म ग्रंथ या फिर आयुर्वेद। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, उपनिषद, वेदांत। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। वेदांग में शामिल व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन से नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम, नक्षत्रों की गति की गणना, छंदों का सही माप निर्धारण, यज्ञ कुंड की नाम बनाना। यहाँ से ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट हो जाएगा,
कि वेदांग में शामिल व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है नामों व धातुओं की रचना, उपसर्ग प्रत्यय के प्रयोग हेतु नियम। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन से ऋषि माने जाते हैं? ऑप्शन है महर्षि पतंजलि, महर्षि कपिल, महर्षि कनाद, महर्षि अक्षपाद गौतम। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, महर्षि कपिल को सांख्य दर्शन के प्रवर्तक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 62, न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ऑप्शन है गौतम जैमिनी, वाद रायन या फिर कपिल। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि न्याय दर्शन के प्रतिपादक माने जाते हैं गौतम। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक ऋषि कनाद के अलावा अन्य किस नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन है उलूक, वात्स्यायन, व्यास या फिर भारुचि। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, उलूक। क्वेश्चन नंबर 64, पूर्व मीमांसा दर्शन के रचनाकार प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है वादरायन, जैमिनी, पतंजलि या फिर गौतम। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जैमिनी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शंस हैं जैमिनी, कनाद, वादरायन या फिर कपिल। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, वादरायन को उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कहा जाता है। अगला सवाल है 66, पुराणों में वर्णित 5 विषयों में सर्ग का क्या अर्थ है? ऑप्शन है प्रलय के बाद जागत की पुनः सृष्टि, जगत की सृष्टि, ऋषियों व देवताओं की वंशावली या मनवंतर। ऑप्शन नंबर 66 क्वेश्चन का राइट हो जाएगा बी, जगत की सृष्टि। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पुराणों में वर्णित विषयों में से प्रतिसर्ग किस प्रक्रिया को दर्शाता है? ऑप्शन है प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि, राजवंशों का इतिहास, महायुगों का विवरण, सृष्टि की प्रारंभिक रचना। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, प्रलय के बाद जगत की पुनः सृष्टि। क्वेश्चन नंबर 68 क्या है? विष्णु पुराण का संबंध मुख्य रूप से किस प्राचीन राजवंश के इतिहास से है? ऑप्शन है आंध्र सातवाहन वंश, गुप्त वंश, मौर्य वंश या फिर शुंग वंश। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी, इनका संबंध है मौर्य वंश से। क्वेश्चन नंबर 69, मत्स्य पुराण में किस राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है? ऑप्शन है मौर्य वंश, आंध्र या सातवाहन वंश, गुप्त वंश या फिर नंद वंश। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, मत्स्य पुराण में हमें आंध्र वंश की जानकारी प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 70 है, वायु पुराण मुख्य रूप से किस राजवंश के विवरण हेतु महत्वपूर्ण स्रोत है? ऑप्शन है मौर्य वंश, सातवाहन वंश, गुप्त वंश या फिर वर्धन वंश। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, गुप्त वंश के विवरण हेतु वायु पुराण मुख्य रूप से स्रोत माना जाता है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 71, रामायण को 24,000 श्लोक होने के कारण अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन है शतसहस्री संहिता, चतुर्वंशति सहस्री। ऑप्शन है शतसहस्री संहिता, चतुर्विंशति सहस्री संहिता, जय संहिता या फिर धर्मशास्त्र। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, चतुर्विंशति सहस्री संहिता। क्वेश्चन नंबर 72 है, महाभारत में 1,00,000 श्लोक होने के पश्चात इसे क्या कहा गया है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, चतुर्विंशति सहस्त्री संहिता, शत सहस्त्री संहिता या महाभारत महावंश या फिर आचारंग सूत्र। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, शत सहस्त्री संहिता या महाभारत। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 73, महाभारत का प्रारंभिक नाम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या था जब इसमें श्लोकों की संख्या कम थी? ऑप्शंस हैं जय संहिता, भारत संहिता, महाकाव्य या फिर पुराण। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा कि महाभारत का पुराना नाम क्या था जब इसमें श्लोकों की संख्या कम थी? जय संहिता। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से कौन मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कमेंटेटर नहीं हैं? यहाँ से हमको ढूंढना है नहीं है। ऑप्शन है भारुचि, मेधातिथि, गोविंद राज या फिर पतंजलि। तो अगर बात करें कि कौन कौन इसके कमेंटेटर हैं यानी टीकाकार हैं, तो ए भी राइट हो जाएगा, भारुचि भी हैं, बी भी राइट है, मेधातिथि भी हैं, गोविंद राज भी इसके टीकाकार हैं, जबकि पतंजलि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है ये रॉन्ग हो जाएगा। ये मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार पतंजलि नहीं हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट होगा डी, पतंजलि। क्वेश्चन नंबर 75 है, मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकारों में निम्नलिखित में से कौन शामिल है? ऑप्शन है कुल्लूक, भट्ट, हेमचंद्र, भद्रबाहु या फिर पाणिनि। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा कि मनुस्मृति के प्रसिद्ध टीकाकार हैं कुल्लूक भट्ट।
क्वेश्चन नंबर 76 है, गद्य रूप में रचित प्राचीनतम स्मृति ग्रंथ निम्नलिखित में से कौन सा माना जाता है? ऑप्शन है मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति या फिर नारद स्मृति। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, विष्णु स्मृति। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 77, गुप्त वंश के इतिहास का वर्णन विशेष रूप से किस स्मृति ग्रंथ से प्राप्त होता है? ऑप्शन है मनुस्मृति, नारद स्मृति, विष्णु स्मृति या फिर वशिष्ठ स्मृति। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, नारद स्मृति। गुप्त वंश के इतिहास का वर्णन विशेष रूप से नारद स्मृति में हमें देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 78, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में से विनय पिटक का संकलन किस बौद्ध संगीत में तथा किसके द्वारा किया गया है? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगीति उपालि द्वारा, प्रथम बौद्ध संगीति आनंद द्वारा, तृतीय बौद्ध संगीति मोगली पुत्तिस द्वारा या फिर द्वितीय बौद्ध संगीति वसुमित्र द्वारा। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में विनय पिटक का संकलन प्रथम बौद्ध संगीति में किया गया है और किसके द्वारा किया गया? उपालि द्वारा। बढ़ते आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 79, त्रिपिटकों में सबसे बड़ा तथा सबसे श्रेष्ठ पिटक बताना क्या है? सबसे बड़ा और सबसे श्रेष्ठ पिटक किसे माना जाता है जिसका संकलन आनंद ने किया था? ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर जातक। तो यहाँ हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, सुत्त पिटक। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 80, बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश बुद्ध के बढ़ते आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर अगले सवाल को देख लेते हैं। सवाल नंबर 80, बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांतों का समावेश अभिधम्म पिटक में है, इसका संकलन किस बौद्ध संगति में हुआ? ऑप्शन है प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति, तृतीय बौद्ध संगति या फिर चतुर्थ बौद्ध संगति। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, द्वितीय बौद्ध संगति यानी 383 ईस्वी पूर्व। बढ़ते हैं आगे सवाल की तरफ। सवाल नंबर 81, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष एवं अभिधम्म पिटक के संकलनकर्ता कौन थे? ऑप्शन है उपालि आनंद मोगलीपुत्तिस, ऑप्शन है उपालि आनंद मोगलीपुत्तिस महाकश्यप। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी, कि तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष एवं यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा मोगलीपुत्तिस। क्वेश्चन नंबर 82, सर्वप्रथम संस्कृत भाषा का प्रयोग किस पिटक के संकलन में हुआ था? ऑप्शन है विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर महावंश। ऑप्शन राइट हो जाएगा 82 का बी, सुत्त पिटक। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 83, पाली भाषा में रचित दीपवंश तथा महावंश ग्रंथों से किस द्वीप देश के इतिहास की जानकारी हमें मिलती है? ऑप्शन है जावा, सुमात्रा, सिंहल द्वीप, श्रीलंका या फिर बर्मा, म्यांमार। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 83 का सी, सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका। क्वेश्चन नंबर 84 है, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में हमें मिलता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, दीप निकाय, मंजू निकाय या फिर कुद्दक निकाय। तो ऑप्शन नंबर हमारा 84 का राइट हो जाएगा अंगुत्तर निकाय ए। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है हमारा 85, जैन साहित्य को प्राचीन ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ऑप्शन है आगम, जातक, निकाय या फिर सूत्र। 85 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगम। क्वेश्चन 86, अधिकांश प्रारंभिक जैन ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? अधिकांश जैन ग्रंथ के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन है पाली, प्राकृत, अग्र, ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। 86 का ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा बी, प्राकृत, अर्धमागधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास जानने का मुख्य स्रोत कल्पसूत्र है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है स्थूलबद्ध, भद्रबाहु, हेमचंद या फिर क्षेमेंद्र। तो 87 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भद्रबाहु। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88, भगवान महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ उनके संबंधों का विवरण किस जैन ग्रंथों में देखने को मिलता है हमें? तो ऑप्शन है भगवती सूत्र, आचारंग सूत्र, उवासक दसाओ या फिर नंदी सूत्र। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा 88 का ए, भगवती सूत्र में हमें देखने को मिलता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 89, जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का संकलन किस जैन ग्रंथ में वर्णित है? ऑप्शन है भगवती सूत्र, आचरंग सूत्र, परिशिष्ट पर्वन या फिर कल्पसूत्र। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, आचारंग सूत्र। क्वेश्चन नंबर 90, प्रसिद्ध जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन की रचना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शंस हैं भद्रबाहु, हेमचंद्र, जिनसेन, हरिभद्र सूरी। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा यहाँ से 90 का बी, हेमचंद्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 91, कौटिल्य चाणक्य के द्वारा रचित अर्थशास्त्र भारतीय राजनीति का प्रथम ग्रंथ है, यह कितने अधिकरणों में विभाजित है? ऑप्शन है 10, 12, 15 या फिर 18। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, ये 15 अधिकरणों में विभाजित है। कौन? अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 92 है, अर्थशास्त्र से मुख्य रूप से किस राजवंश के अगला सवाल है 92। क्वेश्चन नंबर 92, अर्थशास्त्र से मुख्य रूप से किस राजवंश के प्रशासनिक, राजनीतिक और सामाजिक जीवन की जानकारी हमें मिलती है? ऑप्शन है मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, कुषाण राजवंश या फिर चोल राजवंश। ऑप्शन है मौर्य राजवंश, गुप्त राजवंश, कुषाण राजवंश या फिर चोल राजवंश। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 92 का राइट हो जाएगा ए, मौर्य राजवंश। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 की तरफ। संस्कृत व्याकरण का प्रसिद्ध प्रथम ग्रंथ अष्टध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है कात्यायन, पाणिनि, पतंजलि या फिर यास्क। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा पाणिनि। क्वेश्चन नंबर 94, पाणिनि कृत अष्टध्यायी का रचनाकाल सामान्यतः क्या माना जाता है? ऑप्शन है 600 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व, 400 ईस्वी पूर्व के आसपास या फिर 200 ईसा पूर्व। तो आज हमारा 94 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 400 ईस्वी पूर्व के आसपास। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 95 क्या कह रहा है? अष्टध्यायी पर वार्तिक की रचना करने वाले विद्वान कात्यायन का समय क्या माना जाता है?
ऑप्शन है 400 ईसा पूर्व, 300 ईसा पूर्व के आसपास, 150 ईसा पूर्व या फिर 100 ईसा पूर्व। तो 95 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 300 ईसा पूर्व के आसपास। क्वेश्चन नंबर 96 क्या है? पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक शिला, देखते हैं 96 क्वेश्चन क्या कह रहा है। पाणिनि के अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक विशालकाय टीका किसने लिखी थी? ऑप्शन है कात्यायन, पतंजलि, कालिदास या फिर भारवी। तो 96 का ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा, पतंजलि ने इसमें टीका लिखा था। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 97। पतंजलि किस राजवंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे? ऑप्शंस हैं शुंग वंश, कर्ण वंश, मौर्य वंश या फिर सातवाहन वंश। ऑप्शन नंबर हमारा 97 का राइट हो जाएगा ए, शुंग वंश। पतंजलि शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। 98 क्वेश्चन है, महाभाष्य से मुख्य रूप से किस काल या वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की जानकारी हमें प्राप्त होती है? ऑप्शंस हैं मौर्य काल, शुंग काल, गुप्त काल या फिर वर्धन काल। तो हमारा 98 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग काल। महाभाष्य से मुख्य रूप से शुंग काल वंश के राजनीतिक घटनाक्रम की हमें जानकारी देखने को मिलती है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 99 है, कालिदास द्वारा रचित मालविकाग्निमित्रम किस प्रकार की साहित्यिक विद्या है? ऑप्शंस हैं महाकाव्य, नाटक, गद्य काव्य या फिर स्मृति काव्य। तो 99 का हमारा 99 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। ये क्या है? ये नाटक है। क्वेश्चन नंबर 100 है, नाट्य ग्रंथ मालविकाग्निमित्रम का नायक अग्निमित्र किस राजवंश का प्रथम राजा था या पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था? ऑप्शन है मौर्य वंश, शुंग वंश, गुप्त वंश या फिर हर्यक वंश। तो 100 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शुंग वंश। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 101। बौद्ध धर्म में संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं किस पिटक में संकलित हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा कि बौद्ध धर्म में संघ संबंधी नियम व आचार की शिक्षाएं हमें विनय पिटक में देखने को मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के उपदेशों का शब्दाकोश किस पिटक को कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ बुद्धिज्म पूछ रहा है आपसे। ऑप्शंस हैं सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक या फिर कल्पसूत्र। तो 102 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुत्त पिटक। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 103। लौकिक साहित्य के अंतर्गत कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना पश्चिमी विचार के किस ग्रंथ से की जाती है? ऑप्शंस हैं प्लेटो के रिपब्लिक, मैकियावेली का द प्रिंस, अरस्तु की पॉलिटिक्स या होमर की इलियड। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी, मैकियावेली का द प्रिंस से कौटिल्य के अर्थशास्त्र की तुलना की जाती है। अगला सवाल, अष्टाध्यायी से मौर्य पूर्व काल तथा किस काल की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन है मौर्यकालीन, गुप्तकालीन, कुषाणकालीन या फिर राजपूतकालीन। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौर्यकालीन। अष्टाध्यायी से मौर्य पूर्व काल तथा किस काल की राजनीतिक दशा पर प्रकाश पड़ता है? तो वो हो जाएगा मौर्यकालीन। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 105। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन अनुवाद एटॉमिक थ्योरी के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है? ऑप्शंस हैं सांख्य दर्शन, एक मिनट रुकिए। ऑप्शंस हैं सांख्य दर्शन, न्याय दर्शन, वैशेषिक दर्शन या फिर मीमांसा दर्शन। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा 105 का सी, वैशेषिक दर्शन अनुवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। अगला सवाल है, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? ऑप्शन से 12, 16, 18 या फिर 108। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, पुराणों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? 18। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, स्मृति साहित्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है? किसे स्मृति साहित्य का दूसरा नाम पूछ रहा है? ऑप्शन है श्रुति, धर्मशास्त्र, वेद या फिर आरण्यक। तो हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, स्मृति साहित्य को धर्मशास्त्र से यानी धर्मशास्त्र नाम से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 108।
महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के पश्चात उनके समस्त उपदेशों को कितने पिटकों में विभाजित किया गया? ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। तो 108 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी। 3 भागों में इन्हें विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 109, कालिदास का समय अधिकांश विद्वान किस काल शताब्दी से संबंधित मानते हैं? ऑप्शंस हैं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, गुप्त काल, चतुर्थ पंचम शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व या फिर मौर्य काल। यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया है, ये मौर्य काल है। ठीक है, ये जो मौर्य काल लिखा है ये मौर्य काल नहीं, क्या है, मौर्य काल। तो हमारा 109 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे जाना जाता है गुप्त काल, चतुर्थ पंचम शताब्दी से। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 110, कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक किस प्रसिद्ध ग्रंथ पर लिखी गई काव्य व्याख्या है? तो ऑप्शंस हैं महाभाष्य, अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र या फिर मनुस्मृति। 110 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अष्टाध्यायी। कात्यायन द्वारा रचित वार्तिक अष्टाध्यायी प्रसिद्ध ग्रंथ पर लिखी गई काव्य व्याख्या है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 111, दिव्यावदान और ललित विस्तार किस धर्म से संबंधित ग्रंथ है? ऑप्शंस हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म या फिर आजीविक। यहाँ से हमारा हो जाएगा 111 का ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म से संबंधित है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। दीपवंश और महावंश किस ग्रंथ भाषा में लिखे गए हैं? इनका भाषा पूछ रहा है कि दीपवंश और महावंश किस भाषा में लिखे गए हैं। ऑप्शंस हैं संस्कृत, प्राकृत, पाली या फिर अपभ्रंश। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा सी, ये दोनों दीपवंश और महावंश पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? बुद्ध चरित की रचना पूछ रहा है। ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, अश्वघोष, ऑप्शंस हैं बाणभट्ट, अश्वघोष, कन्हड़ या फिर बिल्हड़। 113 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बुद्ध चरित की रचना की है किसने? बुद्ध चरित की रचना की है अश्वघोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध चरित किस शताब्दी ईसा पूर्व में रचा गया प्रथम बौद्ध ग्रंथ है? बुद्ध चरित हमारा प्रथम बौद्ध ग्रंथ पूछ रहा है कि किस शताब्दी ईसा पूर्व में रचा गया। ऑप्शंस हैं प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व, तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व, 5वीं या फिर 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। तो 114 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसे रचा गया है प्रथम शताब्दी ईस्वी पूर्व में। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 115, मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है? इसके रचयिता पूछ रहा है। ऑप्शन है शूद्रक, विशाखदत्त, पतंजलि या फिर पाणिनि। तो 115 का हमारा राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब पूछ रहा है मुद्रा राक्षस नाटक की रचना लगभग किस समय हुई थी? तो ऑप्शन है 200 ईस्वी पूर्व, 300 ईस्वी पूर्व, 500 ईस्वी पूर्व या फिर 800 ईस्वी पूर्व। तो 116 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुद्रा राक्षस नाटक की रचना लगभग 500 ईसा पूर्व हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा राक्षस नाटक से किस वंश तथा किस शासक के संबंध में जानकारी हमें प्राप्त होती है? ऑप्शन है गुप्त वंश एवं समुद्रगुप्त, नंद वंश तथा चंद्रगुप्त मौर्य, शुंग वंश तथा पुष्यमित्र, वर्धन वंश तथा हर्ष। तो यहाँ से 117 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुद्रा राक्षस नाटक से हमें नंद वंश और चंद्रगुप्त मौर्य शासक के संबंध में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृच्छकटिकम किसकी प्रसिद्ध रचना है? आपको बताना है। ऑप्शन है महाकवि शूद्रक, बाणभट्ट, ऑप्शन है महाकवि शूद्रक, बाणभट्ट, सोमदेव या फिर क्षेमेंद्र। तो 118 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मृच्छकटिकम ये प्रसिद्ध रचना है महाकवि शूद्रक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा रचित नाट्य कृतियाँ कौन सी हैं? ऑप्शन है रत्नावली, प्रियदर्शिका, नागानंद, मालविकाग्निमित्र, मेघदूत, कुमारपाल चरित, वसंत विलास, नीति सार या फिर अर्थशास्त्र। ये इनमें से कौन सा सही ऑप्शन है? तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 119 में राइट हो जाएगा ए, हर्षवर्धन यानी सम्राट हर्षवर्धन ने इन 3 रचनाओं को रचा है, रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 120, सम्राट हर्षवर्धन का शासनकाल क्या था? ऑप्शन है 500 से 550 ईस्वी पूर्व के बीच, 600 से 648 ईस्वी पूर्व के बीच, 760 से 740 ईस्वी पूर्व के बीच या फिर 1 से
इनका शासनकाल क्या कह रहा है? इनका शासनकाल मान रहा है 606 से 648 ईसा पूर्व। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 121, हर्षचरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं बिंडहर, बालभट्ट, संध्यांकर नंदी या फिर जैनक। तो 121 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हर्षचरित रचा है बालभट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? ये दरबारी कवि थे, पूछ रहा है किसके थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट हर्षवर्धन, पृथ्वीराज चौहान या फिर यशोवर्मन। तो 122 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रमांक देवचरित की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताना है आपको। ऑप्शंस हैं कवि बिबिलहर, पद्मगुप्त, हेमचंद्र, मेरु तुगांकाचार्य। तो 123 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कवि बिरहड़, इन्होंने रचना किया है विक्रमांक देवचरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि बिरहड़ ने विक्रमांक देवचरित में किस चालुक्य वंशी नरेश के संबंध में जानकारी दी है? ऑप्शंस हैं विक्रमादित्य 2, विक्रमादित्य 6, पुलकेशिन 2, विक्रमादित्य 4। तो 124 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विक्रमादित्य 6 नंबर के थे ये ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 125, नवसाहसांक चरितम, इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शंस है पद्मगुप्त, सोमेश्वर, बालचंद्र या फिर कलहड़। 125 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पद्मगुप्त को नवसाहसांक चरितम के रचनाकार माना जाता है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 126, नवसाहसांक चरितम किस परमार शासक के संदर्भ में जानकारी देता है? ऑप्शन है राजा भोज, सिंधुराज, वाकपति मुंज, उपेंद्र। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिंधुराज। नवसाहसांक चरितम में हमें सिंधु राज के संदर्भ में जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजतरंगिणी की रचना किसने की? ऑप्शंस हैं कलहड़, बिबिलहड़, जैनक या पाणिनि। 27 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलहड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजतरंगिणी में कहाँ के राजाओं का इतिहास वर्णित है? ऑप्शंस हैं मगध, मालवा, कश्मीरी राजाओं और बंगाल। तो हमारा 128 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजतरंगिणी में कश्मीरी राजाओं के इतिहास को हम पढ़ते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 129, कलहड़ ने राजतरंगिणी की रचना किस शताब्दी में की थी? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 13वीं शताब्दी। तो ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा कि कलहड़ ने राजतरंगिणी की रचना की थी 12वीं शताब्दी में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 130, संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, अर्थशास्त्र, राजतरंगिणी, महाभाष्य, हर्षचरित। 130 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि संस्कृत भाषा में रचित ऐतिहासिक घटनाओं का प्रथम क्रमबद्ध विवरण हमें देखने को मिलता है किसमें? राजतरंगिणी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131, कुमारपाल चरित किस भाषा में रचित ऐतिहासिक ग्रंथ है? कुमारपाल चरित ये हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, इसे किस भाषा में लिखा गया है? ऑप्शन है पाली, प्राकृत, संस्कृत या फिर अपभ्रंश। तो 131 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसे पाली भाषा में रचा गया है, लिखा गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 132, कुमारपाल चरित के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं हेमचंद्र, मेरु तुगांकाचार्य, बालचंद्र, कामंदक। 132 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुमारपाल चरित के रचनाकार हैं हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध चिंतामणि 1305 ईस्वी पूर्व में लिखी गई, इसके रचनाकार कौन है? किसके पूछ रहा है आपसे? प्रबंध चिंतामणि की रचना। ऑप्शंस हैं मेरुतुंगाचार्य, सोमदेव, पतंजलि या फिर बाणभट्ट। तो 133 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरुतुंगाचार्य। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 134, प्रबंध चिंतामणि किस धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जानी जाती हैं? ऑप्शंस है बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, हिंदू ग्रंथ या फिर सिख ग्रंथ। तो 134 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कि प्रबंध चिंतामणि जैन ग्रंथ धर्म के एक महत्वपूर्ण ग्रंथ के रूप में जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 135,
वसंत विलास महाकाव्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन है बालचंद्र, सोमेश्वर, जय सिंह या फिर चंद्र बरदाई। तो 135 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वसंत विलास महाकाव्य के रचयिता कौन है? बालचंद्र। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 136, कीर्ति कौमुदी के रचनाकार कौन है? किसके? कीर्ति कौमुदी के। ऑप्शंस हैं सोमेश्वर, आनंद भट्ट, विशाखा दत्त या फिर शूद्रक। 136 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कीर्ति कौमुदी के रचनाकार हैं सोमेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना किसने की थी? ऑप्शन है चंद्रबरदाई, जैनक, बिलहर या फिर कलहर। 137 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ की रचना जैनक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज विजय किस शताब्दी में रचित ग्रंथ है? इसे किस शताब्दी में रचा गया? ऑप्शन है 10वीं शताब्दी, 11वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी या फिर 14वीं शताब्दी। 138 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कि पृथ्वीराज विजय इसे रचा गया है 12वीं शताब्दी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है पाणिनि, पतंजलि, कौटिल्य या फिर कामंडक। 139 का ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, अष्टाध्यायी के रचनाकार कौन है? पाणिनि। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अष्टाध्यायी किस विषय का प्रसिद्ध ग्रंथ है? ऑप्शन है नाटक, व्याकरण ग्रंथ, ज्योतिष या फिर चिकित्सा। तो अष्टाध्यायी में मुख्य रूप से विषय क्या बनाया गया है? ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा बी, व्याकरण ग्रंथ इसका प्रमुख विषय है। अगला सवाल है, महाभाष्य के रचयिता कौन है? ऑप्शन हैं पतंजलि, पाणिनि, सोमदेव, क्षेमेंद्र। ऑप्शन नंबर हमारा राइट हो जाएगा ए, महाभाष्य के रचयिता हैं पतंजलि। अगला सवाल है, महाभाष्य से किस शासक वंश के विषय में जानकारी हमें मिलती है? ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यमित्र शुंग, रामपाल या फिर हर्षवर्धन। तो यहाँ से हमारा 142 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुष्यमित्र शुंग। महाभाष्य से पुष्यमित्र शुंग के विषय में हमें जानकारी मिलती है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कथा सरित सागर के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं क्षेमेंद्र, सोमदेव, विशाखा दत्त या फिर कालिदास। 143 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कथा सरित सागर के रचनाकार हैं कौन? सोमदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 144, बृहत कथा मंजरी के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है क्षेमेंद्र, सोमदेव, बालचंद्र, मेरु, तुंगाचार्य। 144 का राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बृहत कथा मंजरी के रचनाकार हैं क्षेमेंद्र। अगला सवाल है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? ऑप्शंस हैं कौटिल्य, कामंडक, शूद्रक, पतंजलि। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कि अर्थशास्त्र के रचयिता हैं कौटिल्य। अगला सवाल है, नीतिसार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ऑप्शंस हैं कामंडक, कालिदास, बाणभट्ट या फिर आनंद भट्ट। यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीतिसार ग्रंथ के रचनाकार कौन है? कामंडक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालविकाग्निमित्रम किसकी प्रसिद्ध रचना है? ऑप्शंस हैं कालिदास, शूद्रक, विशाखा दत्त या फिर बाणभट्ट। तो हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मालविकाग्निमित्रम प्रसिद्ध रचना है कालिदास की। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। रामचरित बंगाल के शासक रामपाल की ये जीवन कथा है, इसके रचयिता कौन है? ऑप्शन है संध्यांकर, नंदी, तुलसीदास, चंद्रबरदाई, जैनक। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, रामचरित के रचयिता हैं संध्यांकर, नंदी। अगला सवाल है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है? ऑप्शन हैं चंद्रबरदाई, जैनक, राजनाथ सेकंड या फिर जयसिंह। 149 का राइट हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की रचना है। अगला सवाल है, वाकपतिराज किस नरेश के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है यशोवर्मन, हर्षवर्धन, राजा भोज या फिर रामपाल। तो यहाँ से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाकपतिराज यशोवर्मन नरेश के दरबारी कवि थे। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बद्धगुप्त परिमल किस परमार शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन हैं वाकपति मुंज, सिंधुराज, भोज, कुमारपाल। तो 151 का हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाकपति मुंज के ये दरबारी कवि थे। अगला सवाल है, बल्लाल किस
पारमार शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है भोज, वाकपति, मुंज, यशोवर्मन, विक्रमादित्य चतुर्थ। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बल्लाल भोज परमार शासक के दरबारी कवि थे। संध्याकर नंदी किस पाल शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है धर्मपाल, देवपाल, रामपाल, महिपाल। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमचंद्र एवं जय सिंह किस सोलंकी शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है कुमारपाल, मूलराज, जय सिंह, सिद्धराज, भीम फर्स्ट। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, कुमारपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आनंद भट्ट किस सेन शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है सामंत सेन, विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा सी, बल्लाल सेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रबरदाई और जैनक किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज। अगला सवाल है, चंद्रबरदाई और जैनक किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है पृथ्वीराज थर्ड, अजयराज, अर्लोराज, विग्रहराज चतुर्थ। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा ए, चंद्रबरदाई और जैनक पृथ्वीराज थर्ड के दरबारी कवि थे। अगला सवाल है, जयचंद किस चौहान शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है हमीरदेव, पृथ्वीराज थर्ड, वासुदेव, सोमेश्वर। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हमीरदेव। जयचंद हमीरदेव चौहान शासक के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनाथ सेकंड किस तुलुव शासक के दरबारी कवि थे? ऑप्शन है कृष्णदेव राय, अच्युत देव राय, सदाशिव राय, वीर नरसिंह। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, अच्युत देव राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोतों में मृच्छकटिकम से किस काल के समाज का वर्णन मिलता है? ऑप्शन है मौर्यकालीन समाज, गुप्तकालीन समाज, वर्धनकालीन समाज या फिर ऋग्वैदिक समाज का। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर राइट हो जाएगा बी, गुप्तकालीन समाज। और ये रहा हमारी वीडियो का आखिरी सवाल, नीति सार ग्रंथ से किस शासन प्रणाली पर प्रकाश पड़ता है? ऑप्शन है मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था, गुप्तकालीन राजतंत्र, चाणक्य प्रशासन, चोल नौसेना। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, गुप्तकालीन राजतंत्र। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी होगी। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर करना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।